हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और जुड़ चुका हूं आपके साथ एक नए टॉपिक में जिसका नाम है कोशिका। और आज हम इस वीडियो में कोशिका से संबंधित सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और टॉपिक से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस टॉपिक की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इस सीरीज का यदि पीछे के लेक्चर यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो पीछे के लेक्चर भी देखिएगा, क्योंकि आगामी एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गई, एनटीपीसी हो गई, एसएससी जीडी हो गई, इन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सामान्य विज्ञान से रिलेटिव ये जो कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो आप इन सभी वीडियोस को वन बाय वन देखते आइएगा, जिससे कि जुड़ाव की सभी बातें समझ में आ सकें। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसा आप पढ़ चुके हैं कि आज हम कोशिका से रिलेटिव बातों को डिस्कस करने वाले हैं। अब जो कोशिका है उसका जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे आ चुका है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि कोशिका का अध्ययन कहा जाता है, कोशिका का जो अध्ययन है ये किसे कहा जाता है। देखो, पीछे के लेक्चर में यदि आप मेरे साथ बने हुए होंगे तो विज्ञान की विभिन्न प्रकार की शाखाओं से संबंधित बातों को हमने वहां से डिस्कस किया था। तो आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोस को देखें, जिससे कि आगे की जो बातें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। तो क्वेश्चन में हमें बताना होगा यहाँ से कि कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है, देखो चलिएगा हम सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। यहाँ हिस्टोलॉजी लिखा हुआ है। हिस्टोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ऊतकों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है, बायोलॉजी, जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और ये देखो, पीछे के लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि बायोलॉजी का जनक कौन होता है? अरस्तु। तभी मैं आपको दोस्तों बार बार इस चीज़ को नोट करवाता हूं कि आप यदि पीछे के लेक्चर में नहीं बने हुए थे तो आप पहले ही उन पीछे के लेक्चर को पूरा देखिएगा, फिर आगे की जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही सरल बन पाएंगी। अब जो बचा हुआ है हमारे पास कौन? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम कोशिका की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? कोशिका की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन में भी हमें यही बात पूछी है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। तो यहां से हमारा सही जवाब होता ए, यहां से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो स्क्रीन से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़ भी पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ से बताना है कि उत्तक के अध्ययन को जाना जाता है। अब देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि उत्तक किसे कहते हैं, फिर इस क्वेश्चन का उत्तर बताते हैं हम। ये देखो, पीटीआई के एग्जाम में 2011 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो उत्तक किसे कहते हैं? समान प्रकार की कोशिकाएं जब एक जगह इकट्ठा हो जाएं, या अब ऐसे कह सकते हैं कि समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, उन सेल के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो उत्तक का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ से देखते हैं तो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं। किसका? कोशिका का अध्ययन करते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में दोस्तों इस बात को पूछा जा चुका है कि कोशिका का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो कौन सी में किया जाता है? साइटोलॉजी। अब मायोलॉजी। मायोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम मांसपेशियों की स्टडी करते हैं। मांसपेशियों की स्टडी करते हैं। और आप दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएं कि मांसपेशियों की संख्या मानव शरीर में टोटल कितनी होती है। संख्या के बारे में यहाँ से हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, लेकिन मांसपेशियों की टोटल संख्या मनुष्य के शरीर में कितनी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए तो फटाक से बताइएगा कि मांसपेशियों की संख्या मानव शरीर में टोटल कितनी होती है। और जो हिस्टोलॉजी लिखा हुआ है, हिस्टोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम उत्तक की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? उत्तक की स्टडी करते हैं। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम उत्तक की स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी कहलाती है। मांसपेशियों का अध्ययन करना मायोलॉजी कहलाता है, और कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ से आपका सही जवाब होता, यहाँ ए हमारा सही जवाब होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि कोशिकाओं, ऊतकों और सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले अंगों का सूक्ष्म शारीरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, उसके बारे में हमें यहाँ से बताना था। सीजीएल के पेपर में, ये 2019 के पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम्स के लिए भी ये दोबारा आपके लिए रिपीट हो सकता है, तो आप इन क्वेश्चनों को सही से देखें। और सभी क्वेश्चनों को यदि आप शुरू से एंड तक देखते हैं तो पक्का आपके साथ दावा करता हूं कि आगामी एग्जाम जो भी होने वाली है, जैसे ग्रुप डी होगी, आपके पास एनटीपीसी होगी, जीडी होगी, उसमें आप अपना जो साइंस का स्कोर है वो बढ़ा पाएंगे। अब देखो यहाँ पैलियंटोलॉजी दिया हुआ है। यदि कि पीछे के लेक्चर में मेरे साथ यदि आप बने हुए थे शाखाओं के टॉपिक में, तो वहां मैंने आपको बताया था कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम जीवाश्मों की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, पैलियंटोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, विज्ञान की वो शाखा जिसमें उत्तक की स्टडी करते हैं, किसकी, उत्तक की स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी कहलाता है। इक्तियोलॉजी, इक्तियोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम मछलियों की स्टडी करते हैं, किसकी, मछलियों की स्टडी करते हैं। और एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी विज्ञान की वो शाखा आती है जिसमें छोटे छोटे जो कीट पतंग आते हैं, इन छोटे कीट पतंगों की स्टडी जिसमें करते हैं उसे क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। मछलियों की स्टडी इक्तियोलॉजी, ऊतकों की स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाती है। और पैलियंटोलॉजी जीवाश्मों की स्टडी कहलाता है। अब जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमें यहाँ से बताना था कि उत्तक हो गया, कोशिका हो गया, इनसे अलावा सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले कुछ छोटे अंगों में सूक्ष्म शारीरिक संरचना होती है, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, तो उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, हिस्टोलॉजी में करते हैं। तो हमारा यहाँ से सही जवाब बन पाता, बी हमारा सही जवाब बनता। तो प्यारा सा जवाब आप क्या लगाते हैं यहाँ से, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का बी यहाँ से सही जवाब होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन से आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि कोशिकाओं के समय को क्या कहते हैं। कोशिकाओं के समय को क्या कहते हैं, जब समान प्रकार की कोशिकाएं या समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के समय को हम कहते हैं क्या, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। और तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के तंत्र जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो एक मनुष्य के शरीर का निर्माण करते हैं। एक पूर्ण रूप से जो शरीर बन पाता है वो ऐसे ही बन पाता है इसी क्रम में कि कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर एक पूर्ण रूप से शरीर का निर्माण कर पाते हैं। ये देखो आप यहाँ से देख भी पा रहे होंगे कि पीटीआई के एग्जाम 2013 में इतना सस्ता क्वेश्चन पूछा गया था ये कि कोशिकाओं के समय को क्या कहते हैं। तो कोशिकाओं के समय को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो आपका प्यारा सा जवाब होता है यहाँ से क्या, बी होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। मनुष्य के शरीर की यदि आप बात करते हो तो उसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे मानव शरीर की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कहते हैं वो होती है कौन सी, कोशिका। क्योंकि जब मनुष्य का शुरू में एक कोशिका थी और उस कोशिका से डबल हुई, डबल से 4 हुई, 4 से कितनी हुई, 16 हुई। ऐसे कोशिका विभाजन के दौरान पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। यानी कि सबसे पहले जब इसका विकास होना शुरू हुआ था तो उसमें एक सिंगल सेल का विकास हुआ था और सभी प्रकार के अंगों में अपनी एक विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो वहां कार्य करने के लिए दक्ष होती हैं। तो जीवन की सबसे जो छोटी इकाई होती है जहां से जीवन संभव हो पाया था वो कौन थी, कोशिका थी। इसी कारण मनुष्य के शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई किसको कॉल किया जाता है, इसी कोशिका को किया जाता है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। इस क्वेश्चन का आप पहले से भी जवाब सही बता पा रहे थे। चलिए तो अगला है उत्तक किसे कहते हैं। देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि उत्तक किसे कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा चुका है कि उत्तक किसे कहते हैं। एनटीपीसी 2016 के पेपर में ये आ चुका था। तो उत्तक हम किसे कह रहे थे कि समान प्रकार की कार्य करने वाली कोशिकाएं या समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के समय को हम उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और उत्तक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। तो यहां से हम सही जवाब चुनते ए ऑप्शन के ऊपर नजर डालते हैं कि समान रचना व विभिन्न कार्य नहीं। मैंने आपको ऐसे कहा समान रचना और समान प्रकार का कार्य करने वाली कोशिकाओं के समय को, तो ए तो हमारा यहां से गलत होता।
बी ऑप्शन पे नजर डालते हैं कि समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम पढ़ भी चुके हैं कि समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो यहाँ से हमारा सही जवाब बन पाता बी, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। यानी कि जो हमारे को ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में हमें बताना है कि ऐसी कौन सी कोशिका है जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो देखो, आपको ऐसे पूछा जाए कि ओवरऑल यदि सजीवों में बात करें, यदि ओवरऑल सजीवों में बात करें कि सजीवों की सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है, सजीवों में सबसे छोटी कोशिका होती है किसमें, माइकोप्लाज्मा में। किसमें होती है, माइकोप्लाज्मा में होती है, जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीएलओ भी कहते हैं। इसे पादप जगत का जोखर भी कहते हैं, पादप जगत का जोखर भी कहते हैं इसी पीपीएलओ को। और ये तो होती है कौन सी, सबसे सजीवों की सबसे छोटी कोशिका। और सजीवों के सबसे बड़ी कोशिका की यदि आपको कहीं बातें पूछा जाता है तो सजीवों की सबसे बड़ी कोशिका होती है किसमें, शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है, के अंडे में होती है। यहाँ सबसे बड़ी कोशिका देखने को मिलती है और माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका देखने को मिलती है। और जो शुतुरमुर्ग होता है, इस शुतुरमुर्ग को मूर्ख पक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्ख पक्षी भी कहा जाता है। चलिए तो अब बता पाते इसका सही जवाब कि निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। एक ऐसी कोशिका का यहाँ से हमें नाम बताना था जो सबसे छोटी कोशिका होती है और वो जीवित होती है। तो कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा में। आगे कई परीक्षाओं में यदि आपको बड़ी के बारे में चर्चा करें तब भी आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी सजीवों की कौन सी कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। और शुतुरमुर्ग को मूर्ख पक्षी भी कॉल किया जाता है। तो यहाँ से आप जवाब बता पाते सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, हमारा शरीर। अब देखो, आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का जवाब विद इन 2 सेकंड में ही बता पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको डिस्कस करवाया है कि हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित जिन इकाइयों से मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका। और इसी कारण मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं, कोशिका को। और संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई भी कोशिका को ही कहा जाता है। और जब समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जब एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती हैं। और जब उत्तक मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और जब विभिन्न प्रकार के अंग मिलते हैं तो एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण कर पाते हैं। तो आपका यहाँ से सही जवाब होता कि हमारा शरीर असंख्य जिन छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है उस इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता कौन सा, सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन से आ चुका है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है। देखो, इतना इजी क्वेश्चन आपको रेलवे की जो एनटीपीसी की पेपर लगा था उस एनटीपीसी के पेपर में इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसका क्वेश्चन बता पा रहे होंगे, 2 सेकंड ही लगनी चाहिए ऐसे यदि क्वेश्चन अब आगे एग्जाम में मिलता है तो, कि जीवन की सबसे मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। इसी कारण कोशिका को संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो आपका यहाँ से सही जवाब होता कौन सा, ए होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, यदि आप टॉपिक से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो या साइंस का संपूर्ण मटेरियल आपको कहीं से प्राप्त करना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ का लिंक दिया गया है। आप उस पीडीएफ के लिंक पर जाकर एक सामान्य विज्ञान की संपूर्ण पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें केमिस्ट्री के भी नोट्स होंगे, बायोलॉजी के भी होंगे, फिजिक्स के भी होंगे। और आगामी एग्जाम जैसे ग्रुप डी हो गई, एनटीपीसी हो गई, एसएससी जीडी हो गई, इनके लिए पक्का दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो आप इस चीज़ को छोड़े नहीं, इस चीज़ को सीरियस लेके आप उस पीडीएफ को एक बार प्राप्त करें और अपनी जो सामान्य विज्ञान की तैयारी है इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप मेरे साथ रोजाना इसी प्रकार आप रोजाना रात को 10 बजे मिल सकते हैं।
इसमें हम टॉपिक टू टॉपिक लेके चलने वाले हैं और आपको रोजाना इसी प्रकार जो वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे। नो संडे, कभी आपको संडे वनडे की छुट्टी भी नहीं मिलने वाली है, आपको संडे को भी वीडियो उपलब्ध होगा। तो आप मेरे साथ रोजाना 10 बजे आइएगा, जुड़िएगा, जिसमें हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर सकें। चलिए तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन को, कि कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। कि कोशिका का नाम सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था, वो हमें यहाँ से बताना था। चलिए तो ऑप्शन के अनुसार मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। यहाँ एक था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यदि दोस्तों आपको कहीं किसी भी वैज्ञानिक का यदि आप नाम याद रखने की जरूरत पड़े तो आप उसके लास्ट वाला सिरा ही पता रखें। जैसे ये फ्लेमिंग लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम होता है वैसे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका पूरा नाम होता है। तो आप इसके लास्ट वाले सिरे को ही पता रखें, इसको नहीं भी पता रखोगे ना तो हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से चल पाएगा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे जुड़ा हुआ होता है, जो पेनिसिलियम होती है, इस पेनिसिलियम की खोज सबसे पहले किसने की थी, पेनिसिलिन। इस पेनिसिलिन की सबसे पहले खोज किसने की थी, इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही की थी। और ल्यूवेनहोक कौन था, ल्यूवेनहोक आपने पहले भी इस चीज को पढ़ चुके हो। यदि आप मेरे साथ जनकों के टॉपिक में बने हुए थे, विज्ञान के विभिन्न प्रकार के जनकों का हम जिस वीडियोस में पढ़ रहे थे, वहां यदि आप मेरे साथ जुड़ रहे थे तो वहां मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, इस सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता जिसको कहते हैं वो कौन होता है, एंटोन वान ल्यूवेनहोक होता है। और इसी ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी वो वैज्ञानिक कौन है, ल्यूवेनहोक है। और यहाँ लिखा हुआ है रोबर्ट हुक। कौन लिखा हुआ है, रोबर्ट हुक। इस रोबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। और इसी रोबर्ट हुक ने कोशिका का नाम दिया था। लेकिन रोबर्ट हुक के द्वारा जो खोजी गई जो कोशिका थी वो थी कौन सी, मृत कोशिका थी, यानी कि मरी हुई कोशिका थी। तो कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक यदि आपसे पूछा जाता है तो रोबर्ट हुक आपको बताना है। और कोशिका को नाम जिस वैज्ञानिक ने दिया था वो भी कौन है, रोबर्ट हुक ही है। लेकिन रोबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी, मृत थी। लेकिन आपके पास डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ब्राउन, इसका पूरा नाम है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। तो किसी भी कोशिका में अपना एक केंद्रक होता है, इस केंद्रक की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक यदि होता है तो कौन होता है, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के बारे में पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन बताना है, कोशिका के बारे में पूछे तो रॉबर्ट हुक बताना है, जीवाणु के बारे में यदि आपसे कहीं पूछा जाता है तो आपको ल्यूवेनहोक बताना है, और पेनिसिलिन के बारे में पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बताना है। तो 10वें नंबर का आपका सही जवाब होता सी होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की सभी पूर्ण रूप से व्याख्या आप जान पाए होंगे। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिकों का नाम क्या था। पहले तो हम वैज्ञानिकों का नाम बाद में पढ़ने वाले हैं, पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोशिका सिद्धांत था क्या, इसमें कोशिका सिद्धांत में क्या बात कही गई थी, कोशिका सिद्धांत क्या था। कोशिका सिद्धांत में यह कहा गया था कि सभी जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होगा, एक कोशिका से मिलकर ही बना हुआ होता है, यही कोशिका सिद्धांत था। और इस कोशिका सिद्धांत को प्रस्तावित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कौन, स्लाइडेन और स्वान थे। ये दोनों वैज्ञानिक जो थे कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव करे थे। और कोशिका सिद्धांत में ये कहा गया था कि सभी सजीवों का शरीर किसी ना किसी कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, यही कोशिका सिद्धांत था। ये एसएससी 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका यहाँ से सही जवाब होता क्या, ए होता कि स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किया था। और कोशिका सिद्धांत था क्या, कि सभी सजीवों का शरीर किसी ना किसी कोशिका से मिलकर बना होता है। एक लेकिन इसका अपवाद भी होता है, वायरस। ये वायरस कभी भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। परीक्षाओं में आपको बहुत ही थोक के भाव से पूछा जाता है ये बात कि ऐसा कौन सा है निम्नलिखित में से जो कोशिका सिद्धांत का पालन कभी नहीं करता है। तो कौन होता है वो, वायरस कभी भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो अब आगामी एग्जाम्स में यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है, वायरस, की वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। और स्लाइडेन और स्वान ने ही कोशिका सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारा सा आ चुका है हमारे पास, ये देखो यहाँ आरआरबी एसएसई में पूछा गया था 2014 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सीरियस लेके क्वेश्चन को देखें आप यहाँ से।
कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। यदि आप मेरे साथ पीछे के क्वेश्चन में बने हुए थे तो आपको मैंने बताया था कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है, कि सभी सजीवों का शरीर किसी ना किसी कोशिका से मिलकर बना होता है। यही कोशिका सिद्धांत था। कोशिका सिद्धांत में यही बात कही गई थी कि सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। और कोशिका सिद्धांत को प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? स्लाइडेन व स्वान, दो वैज्ञानिक थे जिसने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किया था। लेकिन मैंने आपको वहां अपवाद भी बताया था कि एक ऐसा अपवाद होता है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कौन नहीं करता है? वायरस कभी भी नहीं करता है। ये वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है और इसी कारण इस वायरस को सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी भी कहा जाता है। सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी यदि आपको कहीं परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है? वायरस को बताना है। तो यहाँ से कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता है? वायरस। और वायरस को ही हम क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं, वायरस। तो यहाँ से आपका सही जवाब बन पाता बी, यहाँ से आपका सही जवाब बन पाता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हंसते मुस्कुराते ही। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करें क्योंकि हमारा यदि आपको काम पसंद आता है हम आप ही के लिए ही काम करते हैं, इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपका दायित्व बनता है कि आप वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को भी यहाँ से जोड़ें। चलिए तो 13वें नंबर का क्वेश्चन है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अब यहाँ देखो हमने आपको ऐसे कहा था कि सजीव के बारे में पूछे, सजीव की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात करें तो आपको बताना है क्या? सबसे छोटी पूछे तो क्या? माइकोप्लाज्मा। सजीवों के बारे में पूछे तो बताना है माइकोप्लाज्मा, कि माइकोप्लाज्मा शरीर की सजीवों की सबसे छोटी कोशिका होती है। लेकिन सजीवों की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। इस शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। लेकिन यहाँ तो हमें पशु कोशिका मतलब जंतु कोशिका में पूछा कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका होती है। पीछे के लेक्चर में भी हमने ऐसी बातों को डिस्कस कर चुके हैं। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ये मनुष्य के शरीर की भी या पशु कोशिका के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है कौन सी? न्यूरॉन होती है। तो यहाँ से आपका सही जवाब होता 13वें का बी। यहाँ से सही जवाब बता पाते कि पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है? न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन को ही क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। लेकिन यदि सजीवों की बड़ी छोटी पूछे, सजीवों में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा और बड़ी होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। और मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी या बड़ी कोशिका होती है कौन सी? न्यूरॉन होती है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका चारों तरफ से घिरी हुई होती है। कोशिका चारों तरफ से किससे घिरी हुई होती है? इसकी व्याख्या समझे आप यहाँ से। पहले तो एक तो देखो जंतु कोशिका होती है, एक तो कौन सी कोशिका होती है? जंतु कोशिका होती है, जंतु सेल होती है एक तो, और एक होती है पादप सेल। एक होती है पादप सेल। यदि आप जंतु सेल की बाहर से स्ट्रक्चर देखते हैं तो जंतु सेल इस प्रकार से होती है। इसके ऊपर बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है, यहाँ केंद्रक होता है, यहाँ केंद्रक होता है और ये झिल्ली पाई जाती है एक। इसका नाम भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और जो पादप कोशिका होती है, यदि आप पादप कोशिका को देखते हो तो पादप कोशिका के बाहर की तरफ डबल लेयर पाई जाती हैं। कितनी लेयर पाई जाती हैं? डबल लेयर पाई जाती हैं। पादप कोशिका में जो सबसे बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है इसको तो कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और इंग्लिश में इसे सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में जो सबसे बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। दोनों को आप यहाँ से सही से देखें, ये तो कोशिका झिल्ली है और ये कोशिका भित्ति है। लेकिन पादप कोशिका में अंदर की तरफ जो होती है ना वो यही होती है कोशिका झिल्ली होती है। और इस कोशिका झिल्ली को ही कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली भी। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी इसे ही कहा जाता है। तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं हुए। जंतु कोशिका में सबसे बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है और पादप कोशिका में पादप सेल में सबसे बाहर की तरफ जो कोशिका होती है वो कोशिका भित्ति या क्या होती है? सेल वॉल होती है। अब यहां से देखें आप, कोशिका चारों तरफ से घिरी हुई होती है। कोशिका चारों तरफ से किससे घिरी हुई होती है? या तो कोशिका भित्ति
या क्या कोशिका झिल्ली। लेकिन अब हमारे को यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा कि जंतु कोशिका चारों तरफ से या पादप कोशिका चारों तरफ से, तो दोनों में से अब आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा, या तो आपको कोशिका झिल्ली मिलने वाला है या कोशिका भित्ति मिलने वाला है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन में पड़ा हुआ है क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। मेम्ब्रेन यानी तो क्या होती है, झिल्ली, और प्लाज्मा के बारे में आप जान ही चुके हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली। यहाँ से आपका सही जवाब बन पाता बी, कि किसी भी जीव की यदि आपसे बातें करें, जंतु शरीर में बात करें तो जंतु शरीर में सबसे बाहर की तरफ होता है प्लाज्मा झिल्ली, और पादप कोशिका में सबसे बाहर की तरफ होती है कोशिका भित्ति। कभी कभार आपको क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि जंतु के शरीर की सबसे बाहर की झिल्ली कौन सी होती है, तो कोशिका झिल्ली बताना है, और पादप कोशिका में सबसे बाहर की तरफ पूछे तो कोशिका भित्ति बताना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमारे को मेंशन नहीं कर रखा है कि जंतु में बताना है या पादप में बताना है, तो दोनों में से कुछ एक ऑप्शन में मिलने वाला है आपको। जैसे साइटोप्लाज्मा है, ये साइटोप्लाज्मा तो कोशिका का द्रव्य होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाने वाला एक अंग होता है जिसे कोशिका अंग कहते हैं। गोल्जी ऑपरेटर या गोल्जी का, ये भी कोशिका में पाए जाने वाला एक अंग होता है। चलिए तो प्यारा सा क्वेश्चन अगला लाते हैं स्क्रीन पे। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सही से देखें आप। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। कहीं भी आप कोशिकाओं को देखते हो वो लेकिन पादप कोशिका होती है। यदि पादप कोशिका है तो इस पादप कोशिका के बाहर की तरफ डबल लेयर पाई जाती हैं, यानी कि दो परतें पाई जाती हैं। बीच में इसके एक केंद्रक होता है। जो सबसे बाहर की तरफ होती है उसको तो कहते हैं हम क्या, कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और अंदर की तरफ जो होती है इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो अब हमारे को यहाँ क्वेश्चन बताने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पा रही होगी कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण बताना था। तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा होता है, कोशिका भित्ति, जिसे कहते हैं और क्या, सेल वॉल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, सेल वॉल भी कहते हैं। तो कोशिका भित्ति हमारा यहाँ से सही जवाब बन पाता कोशिका भित्ति। तो सही जवाब क्या होता, बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो हंसते मुस्कुराते ही नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ टेलीग्राम पे मैं आपको रोजाना बहुत सी इंपॉर्टेंट क्यूज उपलब्ध करवाता हूँ। बहुत सी इंपॉर्टेंट कुछ जो PDF होती हैं उनको भी वहाँ से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन करें। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं आप, अन्यथा आप तो मजे से पढ़िएगा। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। देखो अभी हमने देखा, एक तो कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा, एक तो किसके बारे में पढ़ा, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा, एक तो कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा, और एक हमने पढ़ा कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा। और इन दोनों ही चीज़ों की आप व्याख्या बहुत अच्छे वे में समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब लेकिन जो कोशिका भित्ति जो होती हैं, ये कोशिका भित्ति तो किसकी बनी हुई होती है, वसा प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है, वसा प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन जो कोशिका जो भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। लेकिन कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। तो यहाँ से अब देखो कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण कौन सा जटिल कार्बोहाइड्रेट करता है, तो कौन सा जटिल कार्बोहाइड्रेट करता है, सेल्यूलोज। तो यहाँ से आपका सही जवाब होता बी, यहाँ से सही जवाब होता। और यदि कोशिका झिल्ली के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो कोशिका झिल्ली के बारे में आप क्या बता सकते हैं कि कोशिका झिल्ली वसा प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है, और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है, जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, किस नाम से जाना जाता है। ये देखो दिल्ली पुलिस ठुल्लो में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, 15/12/2020 के पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन में यह आपको कह रखा है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, जो समान कार्य करते हैं और समान संरचनाओं से मिलकर बने हुए होते हैं।
तो आपने मेरे साथ वीडियो में या इस लेक्चर में आपने शुरू से मेरे साथ सफर किया होगा, तो आप इस क्वेश्चन का सही उत्तर बता पा रहे होंगे कि जो कोशिकाओं का जो समूह होता है, इस कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तकों के समूह के बारे में भी यदि आपसे पूछा जाता है तो उत्तकों के समूह को कहते हैं क्या? अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। तो यहां से हमारा सही जवाब बन पाता है इस क्वेश्चन का क्या, कि कोशिकाओं का समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो यहां से हमारा सही जवाब होता बी, हमारा यहां से सही जवाब हो पाता। दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, तो ऐसे ही क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स में भी पूछने वाले हैं आपको। तो आप मेरे साथ जुड़कर साइंस को 0 से टॉप लेवल तक सीख सकते हैं। और टॉपिक से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां आप साइंस का संपूर्ण मटेरियल उस पीडीएफ में आपको मेंशन किया गया है, तो आप उस पीडीएफ को एक बार जरूर प्राप्त करें। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? ये आप लेक्चर में, आज के लेक्चर में यदि आप मेरे से शुरू से बने हुए होंगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सजीव और निर्जीव की जो योजक कड़ी होती है, सजीव और निर्जीव की जो योजक कड़ी होती है वो विषाणु या वायरस को कहा जाता है। वायरस या विषाणु को कहा जाता है। पता है क्यों कहा जाता है? इसका रीजन ये होता है क्योंकि जो वायरस होता है, जो विषाणु होता है, ये विषाणु जब तक किसी सजीव की कोशिका में प्रवेश नहीं करता है तब तक ये कभी भी प्रजनन नहीं करता है। तब तक ये कभी भी प्रजनन की क्रिया नहीं करता है जब तक ये किसी सजीव की कोशिका में प्रवेश ना कर जाए। लेकिन जैसे ही किसी सजीव की कोशिका में प्रवेश करता है तो इस वायरस में जीवन आ जाता है। क्या आ जाता है? जीवन आ जाता है। लेकिन ये जब बाहर पड़ा हुआ था, जमीन पर पड़ा हुआ था, यदि कहीं फर्श पे पड़ा हुआ था, किसी टेबल पे पड़ा हुआ होता है, तो ये निर्जीव अवस्था में होता है। ये वायरस तब सजीव की अवस्था में परिवर्तित होता है जब ये किसी कोशिका में प्रवेश कर जाए, किसी सजीव की कोशिका में प्रवेश कर जाए। क्योंकि जब तक ये किसी कोशिका में प्रवेश नहीं करता है, किसी जीव की कोशिका के संपर्क में नहीं आता है, तो इसमें प्रजनन की प्रक्रिया भी नहीं होती है, ना ही इसमें जीवन पाया जाता है। तो इस कारण सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहलाता है कौन? वायरस। क्योंकि पहले तो कौन सी अवस्था में था? निर्जीव अवस्था में था, लेकिन ये जैसे ही किसी परपोषी की कोशिका में प्रवेश करता है तो इसमें क्या आ जाता है? जीवन आ जाता है, यानी कि सजीव के दौरान काउंटिंग किया जाने लगता है। तो सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहलाता है किसको? वायरस या विषाणु को कहा जाता है। देखो ऐसा छोटा सा क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, बिल्कुल सस्ता क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस के पेपर में देखने को मिला था। ऐसे ही आगामी एग्जाम्स में भी देखने को मिलने वाले हैं आपको। चलिए तो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम, कि प्रतिजैविक, जिन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं, दवाएं विषाणु या वायरस पर प्रभावी नहीं होती हैं क्योंकि इनमें खालिस्तान का अभाव होता है। अब हमें यहाँ से ज़्यादा कोई सीखने वाली बातें उपलब्ध नहीं थी। ये भी क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस के पेपर में ही पूछा गया था कि जो विषाणु होते हैं उस विषाणु पर एंटीबायोटिक वाली दवाइयाँ प्रभावित नहीं होती हैं क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। तो यहाँ हमारा सही जवाब होता कौन सा? सी हमारा सही जवाब होता। दिल्ली पुलिस के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगामी जिस भी आप एग्जाम में बैठने वाले हो वहां यहाँ से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पीछे जितने भी एग्जाम लग चुके हैं उन सभी एग्जामों में हमारा जो दिया हुआ जो कंटेंट है उस कंटेंट में हूबहू क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार चाहे तो आप भी हमारे साथ सफर करके देख सकते हैं, लेकिन सामान्य विज्ञान का संपूर्ण मटेरियल प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है उस पीडीएफ को आपको प्राप्त करना होगा। चलिए तो आगे। और दोस्तों आप रोजाना आप मेरे साथ इसी टाइम पर बने रहिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव या होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? आप मेरे साथ लेक्चर में बने हुए होंगे शुरू से, तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब बता पा रहे होंगे। ये राजस्थान पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रखा है। अभी हमने कुछ समय पहले ऐसे पढ़ा कि निर्जीव और सजीव की योजक कड़ी किसे कह रहे थे हम? सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कह रहे थे हम किसको? वायरस को कह रहे थे। किसको? वायरस को कह रहे थे। आपको रीजन भी बताया था कि वायरस निर्जीव अवस्था में रहता है जब ये बाहर पड़ा रहता है, जमीन पे पड़ा हुआ हो सकता है, किसी दीवार पे लगा हुआ हो सकता है।
लेकिन वायरस जैसे ही किसी सजीव की कोशिका में प्रवेश करता है तो ये अपनी प्रजनन की प्रक्रिया चालू करता है और ये वायरस खुद सजीव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो क्वेश्चन भी हमें यही कह रखा है कि किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म या किसी मेजबान जीव की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है, बाहर कभी भी प्रजनन नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? वायरस नहीं कर सकता है। जब तक ये किसी दूसरे की कोशिका में प्रवेश नहीं करता है तब तक ये कभी भी प्रजनन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है और ये निर्जीव अवस्था में ही रहता है। लेकिन जैसे ही किसी सजीव की कोशिका में प्रवेश करता है तो प्रजनन की प्रक्रिया स्टार्ट करता है और ये किसके दौरान काउंटिंग होने लग जाता है? सजीव के दौरान काउंटिंग होने लग जाता है। इसी कारण निर्जीव और सजीव की योजक कड़ी किसको कहते हैं? वायरस को कहते हैं, वायरस या विषाणु। तो किसी दूसरे की कोशिकाओं में प्रजनन करने वाला होता है, वो कौन होता है? वायरस होता है। तो यहाँ 20वें का हम सही जवाब बता पाते, कौन क्या बता पाते? ए यहाँ से हमारा सही जवाब होता। और दोस्तों यदि टॉपिक से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हुए। और दोस्तों रोजाना आप इसी टाइम पे मेरे साथ जुड़िएगा जिससे कि हम साइंस को 0 से टॉप लेवल तक सीख सकें। और इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप उस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हुए क्योंकि वहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती हैं, रोजाना क्यूज होती हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन करें। और दोस्तों आप प्लेलिस्ट को विजिट करके आप पहले के जो प्रीवियस जो वीडियो हैं उनको भी आप देखने का अवसर प्राप्त करें, क्योंकि वहां से यदि आप देखते चलेंगे तो आपको जुड़ाव की सभी चीजें समझ में आ सकेंगी। और इस सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको कल इसी टाइम पर उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो कल फिर मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखें और दिल से आपका धन्यवाद।